हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अनडाउट बिजनेस, जहां आपके हर डाउट्स क्लियर किए जाते हैं। आई होप कि आपकी प्रिपरेशंस अच्छी चल रही है और मेरे वीडियोस आपको हेल्प कर रहे हैं अपना हर डाउट क्लियर करने में। अगर फ्रेंड्स आपको कोई भी डाउट हो रिलेटेड टू द सिलेबस बिजनेस स्टडीज़ का क्लास 12th का, तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, तो मैं अपने आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगी रिलेटेड टू द सिलेबस। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे नोट्स ऑन स्टाफिंग पे। अभी हमने स्टाफिंग का चैप्टर कंप्लीट किया है एंड हमेशा की तरह मैं आपको इसके नोट्स प्रोवाइड करा रही हूँ। तो हमने अभी तक 3 पार्ट्स इसके डिस्कस कर लिए थे। लास्ट वाले पार्ट में हमने रिक्रूटमेंट की बात की थी और हमने देखा था कि सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट कितने होते हैं। 2 टाइप के होते हैं, इंटरनल सोर्सेज एंड एक्सटर्नल सोर्सेज। तो हमने उसमें इंटरनल सोर्सेज की बात की थी, उसके एडवांटेजेस देखे थे और डिसएडवांटेजेस देखे थे। तो आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं अबाउट एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट, दैट इज़ द सेकेंड सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट, एक्सटर्नल सोर्सेज। और उसके हम लोग देखने वाले हैं एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। पर्टिकुलर सोर्स के बारे में हम आगे आने वाले वीडियोस में डिस्कस करेंगे। ठीक है, जैसे हमने जो एक्सटर्नल सोर्सेज और इंटरनल सोर्सेज पढ़े थे वो हम आगे के वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सिलेक्शन के बारे में। सिलेक्शन के बारे में हम कुछ बेसिक्स इस पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, सिलेक्शन के बेसिक्स हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ पर इस वीडियो में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। वैसे तो मैंने बता ही दिया, तो आप एक बार और रिव्यू कर लीजिए कि हम लोग इस वीडियो में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो एडवांटेजेस ऑफ एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट, मैंने बताया था आपको कि एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट क्या होते हैं। ऐसे सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट जो कि आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। हमारे जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ होते हैं उनमें से हम लोग रिक्रूटमेंट नहीं करते। वी गो फॉर फ्रेश टैलेंट, मतलब जो बाहर हमारे आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन कैंडिडेट्स हैं, हम उनके लिए रिक्रूटमेंट करते हैं, उनमें से हम लोग रिक्रूटमेंट करते हैं। तो अब हम देखने वाले हैं कि ये जो एक्सटर्नल सोर्सेज हैं, अगर कंपनी कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इसके लिए एक्सटर्नल सोर्सेज के लिए जाती है तो उस कंपनी को क्या क्या एडवांटेजेस होने हैं। तो सबसे पहली बात है क्वालिफाइड पर्सोनल। दोस्तों यहाँ पे पर्सोनल का मतलब क्या होता है, एम्प्लॉयज़। ठीक है, पर्सोनल का मतलब क्या होता है, एम्प्लॉयज़। तो यहाँ पर जब हम एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट के लिए जाते हैं तो हम लोग आउटसाइड दी ऑर्गेनाइजेशन जाते हैं। तो वहाँ पर क्या होता है, ऐसे कई कैंडिडेट्स होते हैं जो बहुत क्वालिफाइड होते हैं, उनके पास अपडेटेड नॉलेज होता है ना। तो यहाँ पर क्या लिखा है, आइए देखते हैं। बिकॉज ऑफ एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट वी कैन get capable, qualified and competent employees for the organization। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, एक्सटर्नल सोर्सेज की वजह से क्या होता है, हमें competent, qualified, well qualified employees मिलते हैं, capable employees मिलते हैं हमारी जॉब पोजीशन के लिए। जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में जॉब पोजीशन है उसके लिए हमें क्वालिफाइड एम्प्लॉयज़ मिलते हैं बिकॉज ऑफ एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट, क्योंकि हम लोग बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के बाहर जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज वाइडर चॉइस। अब यहाँ पे क्या होता है हमारा, अगर हम इंटरनल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट के लिए जाते हैं, देखो मैं आपको एज अ कंपैरिजन बताऊंगी ताकि आपको उसके एडवांटेजेस अच्छे से समझ आ जाए एंड आप एग्ज़ाम में भी अच्छी तरह से लिख सके। तो अगर मैं बात करूँ सबसे पहले इंटरनल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट की, तो हम लोग रिक्रूटमेंट करते हैं फ्रॉम विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि जितने हमारे पास ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ हैं जो पहले से ही हमारी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, उनमें से ही हमें रिक्रूटमेंट करना होता है। तो हमारे पास चॉइस कैसी हो जाती है, लिमिटेड हो जाती है कि जितने हमारे पास एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ हैं उनमें से ही हमें रिक्रूटमेंट करना है। लेकिन जब हम एक्सटर्नल सोर्सेज के लिए जाते हैं तो क्या होता है, हमारे पास बहुत सारी चॉइस होती है, वाइडर चॉइस होती है ना।
बहुत सारे एम्प्लॉयज़ हमें क्वालिफाइड मिल जाते हैं, हमारी जॉब पोजीशन के लिए सुटेबल मिल जाते हैं। तो हमारे पास जब हम एक्सटर्नल सोर्सेज के लिए जाते हैं तो क्या होता है, चॉइस बहुत ज़्यादा होती है। तो एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट प्रोवाइड अ लार्ज पूल ऑफ कैंडिडेट्स, बहुत ज़्यादा हमें कैंडिडेट्स मिल जाते हैं फ्रॉम वी कैन रिक्रूट द कैंडिडेट्स, जिनमें से हम लोग रिक्रूटमेंट कर सकते हैं। बहुत सारे हमारे पास वाइडर चॉइस ऑफ एम्प्लॉयज़ होते हैं जहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, रिक्रूटमेंट कर सकते हैं। सो आई होप आपको इंटरनल और एक्सटर्नल सोर्सेज का जो डिफरेंस मैंने आपको बताया उससे आपको क्लियर हुआ होगा कि इसका एडवांटेज क्या है एक्सटर्नल सोर्सेज का। तो चलिए अब थर्ड पॉइंट पे आते हैं, फ्रेश टैलेंट। अब यहाँ पे हमें कैसे क्वालिफाइड पर्सोनल मिलने हैं, तो क्वालिफाइड पर्सोनल के पास कैसा अपडेटेड नॉलेज होगा। जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ है उनके पास इतना अपडेटेड नॉलेज होना पॉसिबल नहीं है। लेकिन क्या होता है, फ्रेश टैलेंट कब होता है, जब हम एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट के लिए जाते हैं, फ्रॉम आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन जाते हैं, तो क्या होता है, उनके पास जो नॉलेज होता है वो एकदम जो लेटेस्ट ट्रेंड्स होते हैं उन्हें पता होते हैं, उनके पास नॉलेज जो होता है वो एकदम लेटेस्ट नॉलेज होता है। तो हमें कैसा फ्रेश टैलेंट मिलता है, एकदम फ्रेश टैलेंट, ठीक है। तो द कैंडिडेट्स विच द ऑर्गेनाइजेशन विल गेट फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्सेज विल पजेस लेटेस्ट नॉलेज ऑफ द करंट सिचुएशंस। यहाँ पर जो भी लेटेस्ट ट्रेंड्स है बिजनेस के उन्हें पता होंगे, ठीक है। उनके पास क्या होगा, लेटेस्ट नॉलेज होगा, उनके पास क्या होगा, लेटेस्ट नॉलेज होगा ऑफ द करंट सिचुएशंस। जो भी सिचुएशन बाहर चल रही है ऑर्गेनाइजेशन की, उनको पता होगा कि क्या क्या सिचुएशंस है और ये जो बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन है ये कैसे काम कर सकती है। तो यहाँ पर हमने एक्सटर्नल सोर्सेज के एडवांटेजेस के बारे में बात की दोस्तों, कि यहाँ पर क्या होता है, एक तो पर्सोनल जो मिलता है, जो हमें एम्प्लॉयज़ मिलते हैं वो कैसे मिलते हैं, क्वालिफाइड मिलते हैं। दूसरी बात क्या है, हमारे पास जो चॉइस होती है जिनमें से हम रिक्रूटमेंट करेंगे वो बहुत वाइड होती है। हालांकि जो इंटरनल सोर्सेज होते हैं उसमें इतनी चॉइस हमारे पास नहीं होती है। और हमें कैसा टैलेंट मिलता है, फ्रेश टैलेंट मिलता है, जो कि जिनके पास लेटेस्ट नॉलेज होता है बिजनेस से रिलेटेड। ठीक है दोस्तों, तो आई होप कि आपको एडवांटेजेस क्लियर हुए होंगे। हम ये सब पढ़ चुके हैं, वी आर जस्ट रिवाइजिंग द कंसेप्ट्स, ठीक है। फिर हमने बात की थी डिसएडवांटेजेस ऑफ एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट की। क्या क्या होते हैं डिसएडवांटेजेस, पहला होता है डिससेटिस्फैक्शन अमॉन्ग एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़। अब क्या होता है, जब हम एक्सटर्नल सोर्सेज के थ्रू रिक्रूटमेंट करते हैं तो आउटसाइड से, ऑर्गेनाइजेशन के बाहर से हमारे पास एम्प्लॉयज़ आते हैं। तो जो ऑलरेडी वर्किंग एम्प्लॉयज़ होते हैं, जो ऑलरेडी हमारी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, उनको कहीं ना कहीं एक डिससेटिस्फैक्शन होता है कि अब क्या हुआ है, नए एम्प्लॉयज़ आ गए हैं तो सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ किसको मिल जाएगी, नई एम्प्लॉयज़ को मिल जाएगी, हमारे लिए तो कुछ रहेगा ही नहीं। तो कहीं ना कहीं क्या होता है, एम्प्लॉयज़ के लिए डिससेटिस्फैक्शन होता है, एम्प्लॉयज़ कहीं ना कहीं सेटिस्फाइड नहीं रहते हैं। तो आइए हम एक बार पढ़ लेते हैं कि किस तरह से हम इसे एग्जामिनेशन में लिखने वाले हैं। तो देखो यहाँ पर डिससेटिस्फैक्शन अमॉन्ग एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ में आप ऐसा पॉइंट लिख सकते हो कि डिससेटिस्फैक्शन अमॉन्ग एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ इज़ क्रिएटेड। क्या हो जाता है, डिससेटिस्फैक्शन हो जाता है बिकॉज ऑफ एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट एज न्यू एम्प्लॉयज़ एंटर द ऑर्गेनाइजेशन। नए एम्प्लॉयज़ आ जाते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, एज न्यू एम्प्लॉयज़ एंटर द ऑर्गेनाइजेशन, है ना, एंड देयर डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज़ आर मोर देन द एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़। तो यहाँ पर जो उनको अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है, जॉब अपॉर्चुनिटीज़, वो कहीं ना कहीं ज़्यादा होती है और बेहतर होती है एज़ कम्पेयर टू जो अपॉर्चुनिटीज़ एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ को मिली। इसीलिए एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ में क्या होता है, डिससेटिस्फैक्शन हो जाता है, वो लोग दुखी हो जाते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर है दोस्तों। तो सेकेंड पॉइंट इज़ लेंदी प्रोसेस। क्या होता है कि एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट में हमें हमारे बिजनेस इन्वायरमेंट में जाना होता है। तो
जब हम एक्सटर्नल सोर्सेज के लिए जाते हैं तो जो प्रोसेस होती है रिक्रूटमेंट की वो बहुत बड़ी हो जाती है. When we enter the environment outside the organization, we need to search a lot for candidates. बहुत हमें सर्चिंग की रिक्वायरमेंट होती है appropriate for the job position. और ऐसे हमें एम्प्लॉयज़, ऐसे हमें कैंडिडेट्स चाहिए जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए अप्रोप्रिएट हो. तो हमें बहुत ज़्यादा सर्चिंग करनी पड़ती है. सो इट इज़ अ लेंदी प्रोसेस. और एक पॉइंट और भी है यहाँ पे कि जहाँ पर हमें टाइम ज़्यादा लगेगा वहाँ पर हमारी कॉस्ट भी बढ़ जाएगी, है ना, कॉस्ट भी इंक्रीज हो जाएगी. तो लेंदी प्रोसेस के साथ साथ क्या है, एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट के लिए जाना एक कॉस्टली प्रोसेस भी होती है. सो आई होप आपको ये वाले पॉइंट्स क्लियर है. आई होप आपको एडवांटेजेस क्लियर हैं एंड हमें डिसएडवांटेजेस भी क्लियर है. अगर कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है. अब बात करते हैं सिलेक्शन की. तो सिलेक्शन के अभी हम बेसिक्स ही डिस्कस कर रहे हैं कि आखिर ये सिलेक्शन का हम एक ओवरव्यू लेते हैं, ठीक है. तो सिलेक्शन इज़ द सेकेंड कंपोनेंट ऑफ स्टाफिंग. हमने पढ़ा था दोस्तों कि स्टाफिंग प्रोसेस के कितने 3 कंपोनेंट्स होते हैं. स्टाफिंग प्रोसेस के 3 कंपोनेंट्स होते हैं. सबसे पहला क्या होता है, रिक्रूटमेंट होता है, ठीक है. फिर उसके बाद क्या होता है, सिलेक्शन होता है. पहला क्या होता है, रिक्रूटमेंट होता है दोस्तों. दूसरा क्या होता है, पहला होता है रिक्रूटमेंट, दूसरा होता है सिलेक्शन एंड तीसरा क्या होता है, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, RST, ठीक है. तो ये हमारे कंपोनेंट्स ऑफ स्टाफिंग है एंड सिलेक्शन जो है ये सेकेंड कंपोनेंट है स्टाफिंग का. सिलेक्शन रिफर्स टू चूजिंग द मोस्ट सुटेबल कैंडिडेट. यहाँ पर क्या है, सिलेक्शन का मतलब क्या है, चूजिंग द मोस्ट सुटेबल कैंडिडेट. जो अपनी ऑर्गेनाइजेशन में जो जॉब पोजीशन है उसके लिए जो मोस्ट सुटेबल कैंडिडेट है, एप्रोप्रिएट कैंडिडेट है, उसे हम सिलेक्शन में चूज़ कर लेते हैं. हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए उसे सिलेक्ट कर लेते हैं फॉर द जॉब पोजीशन इन द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है. सिलेक्शन रिफर्स टू चूजिंग द मोस्ट सुटेबल कैंडिडेट फॉर द जॉब पोजीशन इन द ऑर्गेनाइजेशन. हाँ, फिर उसके बाद हमने बात की थी इन रिक्रूटमेंट वी क्रिएट अ पूल ऑफ कैंडिडेट्स हु कैन अप्लाई फॉर द जॉब पोजीशन. हमने क्या किया था, रिक्रूटमेंट में सिर्फ एक कैंडिडेट्स का ऐसा पूल बना दिया था. एक बहुत सारे कैंडिडेट्स हमने रिक्रूट कर लिए थे, है ना, हु कैन अप्लाई फॉर द जॉब पोजीशन, जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन की जॉब पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं. लेकिन सिलेक्शन में हम क्या करते हैं, उस पूल में से हम एक बेस्ट एम्प्लॉय चूज़ करते हैं, बेस्ट कैंडिडेट चूज़ करते हैं, एक राइट पर्सन चूज़ करते हैं जॉब के लिए. रिक्रूटमेंट में क्या करते हैं, हम लोग पूल ऑफ कैंडिडेट बनाते हैं जिसमें से हम रिक्रूटमेंट कर सकते हैं. सिलेक्शन में क्या करते हैं, उस पूल में से जो बेस्ट एम्प्लॉय है, जो सुटेबल एम्प्लॉय है ऑर्गेनाइजेशन के लिए, उसे हम लोग चूज़ करते हैं. इट इज़ अ नेगेटिव प्रोसेस. हमने बात की थी कि रिक्रूटमेंट क्या होता है, एक पॉजिटिव प्रोसेस है, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, जॉब पोजीशन के लिए हम लोग एम्प्लॉयज़ को, कैंडिडेट्स को, आई एम सो सॉरी, जब स्टाफिंग प्रोसेस चल रही है तो हम क्या कहेंगे, कैंडिडेट्स बोलेंगे उनको. तो जो कैंडिडेट्स हैं उनको हम लोग हमारी जॉब पोजीशन के लिए अट्रैक्ट करते हैं. ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ आए, हमारा रिक्रूटमेंट में यही मोटिव होता है. लेकिन सिलेक्शन में क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट्स चले जाएं ताकि हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या हो, बेस्ट एम्प्लॉय सिलेक्ट हो सके. तो इसीलिए सिलेक्शन को क्या कहा गया है, सिलेक्शन को कहा गया है एक नेगेटिव प्रोसेस, एक नेगेटिव प्रोसेस कहा गया है. सो इट इज़ अ नेगेटिव प्रोसेस एज वी रिजेक्ट मोस्ट ऑफ द एम्प्लॉयज़ आउट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. यहाँ पर हम क्या करते हैं, ज़्यादातर एम्प्लॉयज़ को ऑर्गेनाइजेशन से निकाल देते हैं, उनको रिजेक्ट कर देते हैं, जो कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, जॉब पोजीशन के लिए सुटेबल ना हो. इसीलिए इसे क्या कहा गया है, नेगेटिव प्रोसेस कहा गया है. सो आई होप आपको ये भी चीज़ क्लियर है.
सिलेक्शन बेसिक्स हम लोग पढ़ चुके हैं बहुत अच्छी तरह से, और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो लेक्चर्स देखिएगा। इस वीडियो के लिंक में मैं इसका प्लेलिस्ट दे दूँगी आपको, ठीक है। स्टाफिंग का जो प्लेलिस्ट है वो मैं आपको प्रोवाइड करा दूँगी। सो आई होप आपको सिलेक्शन क्लियर है। अब हम बात करते हैं डेफिनेशन ऑफ सिलेक्शन की। अभी तो हमने ये बात की कि इट रिफर्स टू चूजिंग द मोस्ट सुटेबल कैंडिडेट फॉर द जॉब पोजीशन। ये तो हमारे समझने के लिए थी। आप चाहे तो ये डेफिनेशन भी लिख सकते हैं, और ये जो हमारे लर्नड एक्सपर्ट्स ने डेफिनेशन दी है वो भी आप लिख सकते हैं। तो डेविड एंड रॉबिन्स ये हमारे एक्सपर्ट ने एक डेफिनेशन दी है। आइए इसे हम डिस्कस करते हैं। सिलेक्शन इज़ अ मैनेजरियल डिसीज़न। हमें पता है दोस्तों कि ये स्टाफिंग, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, ये सब क्या है, एक मैनेजरियल फंक्शन है। तो स्टाफिंग फंक्शन का एक सिलेक्शन क्या है, सिलेक्शन एक मैनेजरियल डिसीज़न है, और ये एक पूरी प्रोसेस होती है। हमने सिलेक्शन की प्रोसेस पढ़ी थी। तो सिलेक्शन क्या है, एक मैनेजरियल डिसीज़न लेना होता है हमें यहाँ पर, और ये एक प्रोसेस भी है। As to predict which job applicants will be successful if hired। इन्होंने क्या बोला कि यहाँ पर सिलेक्शन में हम लोग प्रिडिक्शन लेते हैं, हम लोग चूज़ करते हैं द बेस्ट जॉब एप्लीकेंट। यहाँ पर कैंडिडेट को इन्होंने क्या बोला है, यहाँ पर इन्होंने कैंडिडेट को बोला है जॉब एप्लीकेंट, ठीक है। दोनों चीज़ सेम ही है, लेकिन ये थोड़ी अच्छी डेफिनेशन है। तो सिलेक्शन क्या है, एक मैनेजरियल डिसीज़न है। यहाँ पर हमें एक डिसीज़न लेना होता है, और ये पूरी एक प्रोसेस होती है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, प्रिडिक्शन करते हैं, चूज़ करते हैं द बेस्ट जॉब एप्लीकेंट। एक ऐसा बंदा, एक ऐसा कैंडिडेट जो कि सक्सेसफुल हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए होगा, जो कि ऑर्गेनाइजेशन के लिए सक्सेसफुल होगा अगर हम इसे एज अ एम्प्लॉई हायर कर लेते हैं। तो आई होप आपको ये डेफिनेशन क्लियर है। तो डेविड एंड रॉबिन्स ने क्या बोला, सिलेक्शन एक ऐसा मैनेजरियल डिसीज़न है, ये एक ऐसी प्रोसेस है जहाँ पर हम लोग ऐसे जॉब एप्लीकेंट्स, ऐसे कैंडिडेट्स को देखते हैं, उनका प्रेडिक्शन लगाते हैं जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए सक्सेसफुल साबित होंगे, एज अ सक्सेस साबित होंगे, एज असेट साबित होंगे अगर हम उन्हें क्या कर लेते हैं, हायर कर लेते हैं। तो ठीक है दोस्तों, आई होप आपको क्लियर है। ये आप डेफिनेशंस लिख सकते हैं अपने एग्ज़ाम्स में, अपने आंसर्स में, ताकि आपका जो आंसर है वो एकदम इन्हांस हो जाए। ऐसी डेफिनेशन से जनरली आंसर्स अच्छे हो जाते हैं, और एग्ज़ामिनर को एक अच्छा प्रभाव पड़ता है एग्ज़ामिनर पे कि आपने कुछ अच्छा पढ़ाई की है। ठीक है, फर्स्ट डेफिनेशन क्लियर है दोस्तों। अब दूसरी बात करते हैं। दूसरी दी है डेल योडर ने। किन्होंने दी है, डेल योडर ने। डेल योडर कहते हैं सिलेक्शन इज़ द प्रोसेस ऑफ चूजिंग फ्रॉम अमॉन्ग द कैंडिडेट्स, है ना। हम लोग क्या करते हैं सिलेक्शन में, हम चूज़ करते हैं द बेस्ट एम्प्लॉय। जो कैंडिडेट्स हमारे पास रिक्रूटमेंट में आए हैं उनमें से हम लोग बेस्ट एम्प्लॉयज़ को, बेस्ट कैंडिडेट्स को चूज़ करते हैं। तो इन्होंने बोला है सिलेक्शन एक प्रोसेस है ऑफ चूजिंग फ्रॉम अमॉन्ग द कैंडिडेट्स। जो हमारे पास कैंडिडेट्स हैं उनमें से हम चूज़ करते हैं फ्रॉम विद इन द ऑर्गेनाइजेशन यानी इंटरनल सोर्सेज से, और फ्रॉम आउटसाइड यानी एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट से, द मोस्ट सुटेबल पर्सन फॉर द करंट पोजीशन और फॉर द फ्यूचर पोजीशन। या तो हम उसे करंटली हम हायर कर लेंगे, या हमारी जो फ्यूचर में पोजीशंस बनेगी या फ्यूचर में जो हमारी जॉब पोजीशंस होंगी उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक सूटेबल कैंडिडेट हायर कर लेते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने बोला है कि सिलेक्शन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम एक बेस्ट कैंडिडेट को चूज़ करते हैं, या तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से, इंटरनल सोर्सेस से, या एक्सटर्नल सोर्सेस से, और फ्रॉम द आउटसाइड। और क्या करते हैं, जो सूटेबल पर्सन है जॉब पोजीशन के लिए या फ्यूचर पोजीशंस के लिए, उसको हम लोग चूज़ कर लेते हैं। तो ये हमने डेफिनेशंस डिस्कस की सिलेक्शन की। आई होप आपको क्लियर हुआ हो। सो आई होप कि आपको
एडवांटेजेस ऑफ एक्सटर्नल सोर्सेज, डिसएडवांटेजेस समझ आ गए होंगे, और हमने बात की सिलेक्शन के बेसिक्स की। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, मेरे वीडियोस पे कमेंट कीजिए एंड मेरे वीडियोस को शेयर भी कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।